नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम एक ऐसे करियर की बात करने वाले हैं जिसमें जाने की कोई उम्र नहीं होती है। आप 10+2 पास करने के बाद में यानी कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद में भी इसमें जा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करने के भी बाद इसमें जा सकते हैं। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब से कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग बड़े बड़े पोस्टों पे होने के बाद में जब उनकी रिटायरमेंट के बाद में वो अपना ऐसा ये वाला काम शुरू करते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। और ये व्यापार है, ये जो बिजनेस है, ये जो काम है वो है रियल एस्टेट का। आप ये समझते हैं, आज हम जो समझने वाले हैं इस कैरियर में जो समझने वाले हैं वो रियल एस्टेट के एजेंट के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो हम उसके बारे में समझने वाले हैं। आप सबसे पहले समझते हैं रियल एस्टेट में होता क्या क्या है। रियल एस्टेट में ज़मीन आती है, लोग ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन बेचते हैं। वो एग्रीकल्चर के लिए भी हो सकती है और दूसरा जो चीज़ होता है वो ज़मीनें जो है घर बनाने के लिए हो सकती हैं। अब ये घर दो तरीके से हो सकते हैं, अपने खुद के रहने के लिए या फिर कमर्शियल यूज के लिए, कोई व्यापार करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग के लिए जो घर खरीदते हैं। और कई बार इसमें क्या होता है कि जो ज़मीनें बेची जाती हैं और ख़रीदी जाती हैं वो एग्रीकल्चर के लिए होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। इस पैसे के जो ये पैसा है इसके परिचय जानेंगे कि यह वास्तव में होता क्या है और इसमें क्या क्या अवसर हैं, कैसे कैसे करके इनके साथ में जुड़ा जा सकता है और कैसे अपने करियर बनाया जा सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है, कौन होता है और इसका काम क्या होता है। रियल एस्टेट एजेंट का काम होता है ग्राहकों को संपत्ति खरीदने के लिए और बेचने के लिए और किराया दिलाने के लिए। अगर कोई किराए पे मकान लेना चाहता है और वो किसी नए शहर में आया है और उसको किसी के साथ में जान पहचान नहीं है, रूम कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसा कंफर्टेबल रहेगा, तो ये जो एजेंट होते हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, इनसे मिलने के बाद में आपको आसानी से मिल जाएगा। कोई संपत्ति आपको अपनी बेचनी है, आपको खरीदार नहीं मालूम है कि हमारी संपत्ति को कौन खरीदेगा, इसके लिए कौन अच्छा रेट दिलवाएगा, तो उसके लिए ये कस्टमर जो एजेंट होता है, रियल एस्टेट जो एजेंट होता है, ये वहाँ पे मदद करता है। किसी को बेचना है या किसी को जो है खरीदना है, खरीदने वाले को, बायर को ये नहीं मालूम है कि ज़मीनें कहाँ बिकेंगी। और इनसे एक फ़ायदा और भी होता है, ये जो कई सारे जो डिफ़ाल्टर वर्क होते हैं इन क्षेत्र में, ज़मीनों को खरीदने में, मकान को खरीदने में, उनसे बचाने का काम करते हैं। ये ईमानदारी से काम करते हैं। इनको मालूम होता है कि जो इनके एरिया में जो ज़मीनें हैं, जो ज़मीन है वो क्या किसी विवाद में तो नहीं है, वो किसी और को तो नहीं बेच दी गई है। और बहुत सारी बातें पता लगाने के बाद में आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जितनी ईमानदारी से लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उतना अच्छा इनका बिजनेस जो है ग्रो करता है। तो यहाँ पे इनका ये काम होता है। अब अगली चीज़ समझते हैं कि इनकी भूमिकाएं क्या होती हैं और इनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। जो रियल एस्टेट एजेंट होता है, इनकी क्या भूमिका होती है और इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये सबसे पहला जो इनका काम होता है, प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करते हैं। ये इसका कहने का मतलब ये है कि कौन कौन अपनी ज़मीन को बेच रहा है उसको अपने सिस्टम में ऐड कर लेते हैं, अपने पेपर में ऐड कर लेते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो होती है बल्क में मिलती है, कहीं पे अलॉटमेंट चालू होता है गवर्नमेंट के थ्रू, या कोई प्राइवेट डीलिंग करके ये लोग भी कई सारी ज़मीनों को पहले कब्जा लेते हैं। कब्जा लेने के बाद में उन ज़मीनों को सेल करते हैं, ये लोग सेल करते हैं। तो ये लिस्टिंग करते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से लोकेशन पे कौन कौन सी ज़मीनें हैं। तो इसका प्राइम वर्क होता है, पहला काम होता है। उसके बाद में क्लाइंट से बातचीत करते हैं, यानी खरीदने वाले से, जिससे खरीद के रखे हैं, जिनको बेचना है उनसे बातचीत करना इनका काम होता है। तीसरा जो काम होता है मोल भाव करना, ये मोल भाव भी करते हैं और साथ साथ में ये अपने कमीशन का भी यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि हमें इस पर कितना कमीशन मिलेगा। और ऐसा नहीं है, जो ये एजेंट होते हैं, जो इनकी एजेंट की जो भूमिकाएं होती हैं, ये कमीशन को बता के लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अपने कमीशन को हिडन रखते हैं। और कागजी कार्य, अब जमीनों को खरीदने के लिए, घर को खरीदने के लिए बहुत सारे कागजी कार्रवाई होते हैं। नगर पालिका में जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, साथ साथ में कचहरी में जो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होती है, साथ साथ में वकीलों के साथ में भी ये कांटेक्ट रखते हैं और उसके कागज़ को अच्छी तरीके से तैयार करते हैं। वास्तविकता तो ये होती है, जो ठीक ठाक काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ में वकील और रजिस्ट्रार जो ऑफिस होता है वहाँ से लोग कांटेक्ट करके रखते हैं और उनके जो कागज़ होते हैं, कागज़ पत्र जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। केवल आपको पैसों का पेमेंट करना है और आपको ज़मीन मिल जाएगी। आपको अगर बेचना है तो आपको भी यहाँ पे कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग सारा कुछ बना के दे देते हैं, आपको ज़्यादा दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पे होती है, आपका समय बचता है, जो लोगों के लिए काफ़ी कीमती होता है, जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है। लोग पैसे पे करने के लिए तैयार हैं और अपने बिजी लाइफ में समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं।
इस काम में एक जो है रियल इस्टेट में एजेंट बनने के लिए कौन से स्किल की ज़रूरत होती है, कौन से कौशल की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो काम होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो खरीदार है और जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, उनके बीच में बातों की इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी से अपनी बातों को रख पाए और उनकी बातों को समझ पाए, तभी जाके कोई चीज़ सेल कर पाएगा और कोई चीज़ खरीद पाएगा। साथ साथ में इनके सेल्स स्किल भी इनके पास में होती है। सभी के पास में सेल्स वाली स्किल नहीं होती है। हर कोई सामान बेचना नहीं जानता है। बहुत सारे लोगों में सामान बेचने की बहुत कला होती है, और ये रेडी पटरी वाले लोग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पढ़ा लिखा आदमी ही अच्छे से सामान को बेच सकता है। तो यहाँ पे जो स्किल होती है वो सेल करने की इनकी स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेगोशिएशन, मोल भाव करने की कला इनमें आनी चाहिए। इनकी ये वाली स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये मोल भाव नहीं कर पाएंगे तो बेचने वाले को भी नुकसान होगा, और जो खरीदने वाला है उसको भी नुकसान होगा, और इनके जो कमीशन है उन पे भी नुकसान हो सकता है। साथ साथ में मार्केट की समझ होनी चाहिए। मार्केट की समझ का मतलब यहाँ ये है, ज़मीनों के क्या रेट हैं, कौन से एरिया का कौन सा रेट चल रहा है, बने बनाए मकान की कुल लागत कितनी है, अभी जो ट्रेंडिंग मार्केट है, और मार्केट में जो घर अभी फ़िलहाल में बिके हैं और जो घर बेचे गए हैं उनकी क्या कीमतें हैं। तो इन पे नज़र रखते हैं, क्योंकि ऐसा क्या होगा कि अगर किसी को यहाँ पे इतने भाव में मिल रहा है और कोई दूसरा पर्सन उसी ज़मीन को किसी और भाव में बेचेगा, तो शायद खरीदना और बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनको मार्केट का जो ट्रेंड चलता है वो इनको अच्छी तरीके से पता होता है। तो ये वाले कौशल इनके अंदर होनी चाहिए। मार्केट की समझ बहुत ज़रूरी है। अब अगली चीज़ जो होती है कि एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए और इनकी योग्यता कौन सी होनी चाहिए। तो कोई भी डिग्री, इवन कोई इंटरमीडिएट पास करने के बाद में भी इसमें एंटर करता है तो अपना ये व्यापार चला सकता है, एज एक ई स्टेट एजेंट के रूप में काम कर सकता है। भारत में इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ होती है, डिग्री के साथ साथ में अगर वो कोई मार्केटिंग फील्ड में कोई डिग्री लिया है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी इसमें घुस सकता है। तो यहाँ पे RERA, ये इसमें रजिस्ट्री कराना बहुत ज़रूरी होता है, और ये रजिस्ट्री कराने के बाद में ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो डिग्री होती है, डिग्री के साथ में आपके पास में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसमें काम आप कैसे शुरू कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम रियल इस्टेट एजेंट के रूप में काम करें तो कैसे काम को शुरू करेंगे, आप स्टार्टिंग में अपना काम कैसे। सबसे पहले क्या करें कि किसी भी फर्म से जुड़ें। आप जो बेसिक्स हैं उनके काम करने की जो कला है, या काम प्रैक्टिकली कैसे होता है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है और रियल इस्टेट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला काम होता है किसी फर्म के साथ में आप जुड़ जाएं। जब जुड़ेंगे तो काम कैसे होता है प्रैक्टिकली देख पाएंगे काम कैसे होता है। इसके बेसिक को सीखें, जो बेचने के, खरीदने के और कागज़ बनवाने की जो कला होती है, कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, उसको आप इसके बेसिक को जानें। नेटवर्क बनाएं, उसके बाद में लोगों से मिलें। अब ये नेटवर्क बनाने का काम आपका सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। आप किसी साइट पे पैसे देके अपना एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। इवन ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि जो लोकली जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपको 4 लोग जानते हैं, आपकी काफ़ी जान पहचान है, तो उनके बीच में भी आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं और लोग आपसे जल्दी जुड़ जाएंगे। ज़्यादातर जो एजेंसियाँ होती हैं उसके जो एजेंट होते हैं और जो उसके डायरेक्टर होते हैं वो लोकल लोग ही होते हैं। वो अपने लोगों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और समझा पाते हैं और ये बिजनेस अच्छे से चला पाते हैं। तो ये नेटवर्किंग अच्छी होना चाहिए। और रेरा में उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप ये काम चालू कर सकते हैं। अब काम के बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपना काम को कैसे शुरू करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं और ऑनलाइन वेबसाइट हैं। उनके साथ में रेरा का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आप एज एजेंट इनके साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। मैजिक ब्रिक्स है, ये भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इस रियल इस्टेट की दुनिया में काम करता है। इसके साथ में आप जुड़ सकते हैं। 99 एकर्स है, इसमें भी आप जुड़ने के बाद में, यह बहुत सारी लोकल एजेंसियां जो आपके शहरों में मौजूद होंगी, जो शहरों में मिलेंगी, उनके साथ में आप जुड़ सकते हैं और ये काम जो है चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आप कोई नई एजेंसी भी खोल सकते हैं जिनके थ्रू जो है आप आगे बढ़ेंगे। अब इनमें कमाई और वेतन की अगर बात की जाए कि कितने वेतन मिलते हैं, तो ये 2 तरीके से होता है। अगर आपने अपना काम शुरू किया है तो ये साफ जाहिर है कि आपको इनमें बहुत सारे खर्चे, रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर कागज़ बनवाने के खर्चे भी आएंगे, और ये खर्चे लोग बेचने वाले और ख़रीदने वालों से ही लेते हैं। लेकिन जो आप कार्यालय खोलेंगे आपको उसका खर्चा करना पड़ेगा, आपको बिजली का बिल वहाँ का जमा करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको बोर्डिंग होर्डिंग जो चीज़ें भी लगाएंगे और एडवर्टाइज करेंगे तो उनमें आपका खर्चा आएगा। तो अगर आप सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें से आपको गुजरना होगा। दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो आपको वेतन पे नौकरी मिलेगी,
आपकी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम होगी और बाद में ये काम कमीशन पे होता है। तो जो लोग एजेंट रखते हैं उनको भी कमीशन पे रखते हैं। ज़्यादा सेल अगर बढ़ेगा तो सैलरी के साथ में उनके कमीशन भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप अपना काम, तो ये कमीशन आधारित होता है। अब इसमें दो तरीके के कमीशन होते हैं। जो प्रॉपर्टी को सेल करता है उनसे भी शहर के हिसाब से 1-2% का कमीशन लेते हैं, और जो बायर होता है, जो खरीदने वाला होता है, उनसे भी 1-2% का कमीशन लेते हैं। और जो रूम लोग दिलवाते हैं, रूम में क्या होता है कि अगर कोई रूम दिलवाते हैं तो कई बार क्या होता है, ये लोग 1 मंथ की ये लोग जो ये होता है किराया होता है वो लेते हैं, या 2 महीने का किराया लेते हैं। ये कई बार जो है मकान मालिक भी पे कर देता है अगर उसका रूम रेंट पे नहीं उठ रहा है, उसका रूम खाली है जो उसने किराए के लिए बनाया है। और कई बार क्या होता है, जो कस्टमर जो रेंट होता है, टेंटेंट जो होता है, वो जो किराए के लिए जो ढूंढ रहा होता है, कई बार क्या होता है वो भी पे कर देता है। तो किससे, दोनों। और कई बार क्या होता है कि दोनों लोगों से, आधा उससे ले लेता है और आधा इससे ले लेता है। तो इस तरीके से इसकी कमाई होती है। मिनिमम कमाई की रेंज है 0 भी हो सकती है, 10,000 15,000 भी हो सकती है, और मैक्सिमम कमाई की कोई रेंज नहीं है। जितना आपका व्यापार बढ़ेगा, जितना आपका काम चलेगा, उतने ज़्यादा पैसे आप इसमें कमा सकते हैं। तो आप पर कोई रेंज नहीं है, लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं इसमें। अब अगर इस वाले कैरियर में आप जाते हैं तो आपके पास में क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो आप लचीला समय, कभी भी आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करने के बाद में आप अपना ये काम कर सकते हैं। बहरहाल हर काम के लिए समय देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पंक्चुअलिटी, टाइमली आप अपना ऑफिस खोलेंगे, आप अपने काम के लिए जाएंगे तो आपका काम अच्छा चलेगा। साथ साथ में अनलिमिटेड इनकम, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जितना आपका काम चलेगा उतना आपका फ़ायदा होगा। तीसरी जो चीज़ होती है, इसमें फ्रीडम होती है। आप जब कोई नौकरी करेंगे, अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप उतने फ्री नहीं रह पाते हैं जितना अपने काम के लिए रहते हैं। तो यहाँ फ्रीडम की बात उस केसेस में हो रही है जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी और के लिए काम करेंगे तो आप उतने फ्री तो नहीं रहेंगे। अगली चीज़ है कि इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। अगर इस वाले करियर में आप जाते हैं तो फ़ायदे के साथ साथ में चैलेंजेस को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी करियर में कदम रखते हैं, शुरुआत में इनकम बहुत कम होती है, आप बहुत परेशान रहेंगे कि गलत जगह पे घुस गए हैं। लेकिन जब आप इसमें घुसेंगे और काम करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे करके आप अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा, इसमें कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं और बहुत सारे लोग इन कामों में चैलेंजर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अनियमित समय, कभी भी आपको काम अपना शुरू करना पड़ सकता है। आपके पास में रात में भी टेलीफोन आ सकता है कि हमें रूम की ज़रूरत है, हमें ज़मीन की ज़रूरत है, हमें घर की ज़रूरत है। तो आपको उस समय जो है डीलिंग करनी पड़ेगी। कई लोग अपना घर मजबूरी में बेचने लगते हैं, वहाँ पे कई बार आधी रात को भी फ़ोन आ जाता है। तो आपको इस समय पे भी है, जब आप हैंडलिंग करेंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब कैरियर पाथ को समझते हैं। अगर आप अपना काम स्टार्ट करते हैं या किसी के साथ में जॉब करते हैं तो कैरियर पाथ इसमें कैसे कैसे हो सकता है, यानी आप कहाँ से शुरुआत करेंगे और कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसमें एज ए ट्रेनिंग, आप 10+2 पास करने के बाद में या कोई भी कोर्स करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में एज ए ट्रेनिंग कहीं पे लगते हैं या अपना काम स्टार्टिंग में किसी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, आप बेसिक चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे आप घुसेंगे, यहाँ पे आपकी इनकम जो होगी वो बहुत कम होगी। उसके बाद में इसमें 2 तरीके के एजेंट होते हैं। ट्रेनिंग होने के बाद में आपके अंदर कौन सी कला अच्छी है, आप लेटिंग एजेंट बन सकते हैं, यानी कि खरीदारी करने का काम आप करेंगे। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बहुत सारे लोगों में खरीदने और बेचने की दोनों कला होती है, और बहुत सारे लोगों में केवल खरीदने की कला होती है, बेचने की कला नहीं होती है। तो अगर आपके अंदर खरीदने की कला है तो आप लेटिंग एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, और अगर आपके अंदर बेचने की कला है तो आप सेल एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। यानी पहले ट्रेनिंग में घुसेंगे आप लेटिंग एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, और आप जो है सेल एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपकी ब्रांच है, अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो वहाँ पे आप ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। थोड़े से एक्सपीरियंस होने के बाद में आप इस पोस्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद में और ग्रोथ करने के बाद में आप इस ब्रांच के मैनेजर बन सकते हैं, जो ब्रांच आपने खुद खोली है या किसी और के लिए आप काम कर रहे हैं। और लास्ट में आप एजेंसी के डायरेक्टर भी बन सकते हैं। यानी आप अगर ये छोटे लेवल पे है तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पास में 1-2 हेल्पर हैं और आप खुद चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आपका व्यापार अगर बड़ा हो जाएगा, आपकी एजेंसी, आपका रियल एस्टेट जो है वो ब्रांड बन जाएगा, तो आप अपने एजेंसी के डायरेक्टर बन जाएंगे। और ये है इसका कैरियर ग्रोथ, और इनमें कमाई की कोई लिमिट नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।